हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए देखते हैं रिवीजन लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें जेई मेंस और जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग के डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1 क्या मेंशन किया गया है। 1 में कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अननोन हाइड्रोकार्बन्स 25 ग्राम उसका लिया गया और उसमें जो है जब उसको बर्न किया गया तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ जिसका मास 88 ग्राम है और 9 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस हुआ। हम लोग को बताना है कि जो गिवन हाइड्रोकार्बन है इसमें कितना जो है कार्बन प्रेजेंट होगा और कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये क्वांटिटिव एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है जो कि बेसिकली अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ये मेंशन होगा। उसके खासकर जो जनरल मेथड है जिसमें कि उससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं और शायद आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वांटिटिव एनालिसिस भी जेई मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तो इंपॉर्टेंस रखता ही है और ये मेंस में ही पूछा गया 2019 में आपके जो है 12 अप्रैल शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है इसमें कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाए तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेंगे। तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को आप समझना, ठीक है, H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली ये इसका मेन सोर्स क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मेंशन है। अब हम लोग को पता करना है कि कितना कार्बन प्रेजेंट है और कितना इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे आइडिया लगेगा, जैसे अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना, ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ कार्बन भी चाहिए होगा। तो इन दैट सिनेरियो में ये बोल सकता हूं कि आउट ऑफ इसका जो वेट है 44 ग्राम, आउट ऑफ 44 ग्राम 12 ग्राम इसमें से कार्बन होगा। ये तो बात समझ में आती है। CO2 के मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देखो तो एक कार्बन कंटेन, एक जो है CO2 मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है एक कार्बन एटम, यानी कि अगर मैं 44 ग्राम CO2 लेता हूं तो इसमें 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। अब चूंकि बोला गया कि 88 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं अगर 88 ग्राम ऑफ CO2 में निकालना चाहूं कि जो कार्बन का मास है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का मैं मास कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे कैसे सिंपली हो जाएगा कि आप 88 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दे देगा आपको 24 ग्राम। यही तो मुझे चाहिए था, कार्बन का मास। और हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाएगा सिंपली, तो हाइड्रोजन देखिए आप वाटर अगर फोकस कीजिए तो इसके 18 ग्राम अगर मैं लेता हूं, इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं तो इसमें 2 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट। क्लियर है बात। 1 मोल हाइड्रोजन वाटर लिया जाए तो इसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अगर 18 ग्राम में वाटर लेता हूं तो इसमें से 2 ग्राम जो है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। कितना दिया गया है, मास कितना दिया गया है, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 9 ग्राम। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे मिल जाता है आपको 1 ग्राम। तो 24 ग्राम कार्बन है, हाइड्रोजन 1 ग्राम है। तो आपको जो है दिख जा रहा है कि टोटल जो हम लोग का बोला गया था कि हाइड्रोकार्बन जो लिया गया है वो 25 ग्राम है। तो आउट ऑफ 25 ग्राम में से आपका जो है ये हो गया 24 ग्राम कार्बन और जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दैट केस, अगर देखा जाए तो फर्स्ट का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आप देख सकते हो फर्स्ट का सी ऑप्शन विल करेक्ट। सेकेंड देखा जाए तो सेकेंड भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, 2 पार्ट है एलिमेंटल एनालिसिस के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव। ये था क्वांटिटिव एनालिसिस जिसमें हम लोग क्वांटिटी पता कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट का, और एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें ये पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसमें आप देख लेना हेलोजन के लिए क्या मेथड होता है, ठीक है, लसाइन मेथड कहाँ यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे जो है एक कंपाउंड दिया गया, इसमें आइडिया लगाना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है, ये ऑक्सीडाइज किया जा रहा है, ठीक है, Na2O2 के थ्रू सोडियम फिर ऑक्साइड लिया गया और इसको बॉयल किया, फॉलोड बाय बॉयल मींस ऑक्सीडाइज करने के बाद इसको HNO3 के साथ बॉयल किया गया। मान लो कंपाउंड बी दिया और इसको आपने HNO3 के साथ ट्रीट किया तो कंपाउंड सी फॉर्म किया। सी को फिर जो है आपने अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट किया तो ये कंपाउंड आपको कुछ डी दे रहा है, जो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट। अब आइडिया को समझना है, यहाँ पे जो कंपाउंड ये बेसिकली दिखाना चाह रहा है, अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट हम लोग कराते हैं फास्फोरस के लिए, या आप जो है अगर इनडायरेक्टली बोलना चाहो तो फॉस्फेट के लिए हम लोग करते हैं। फॉस्फेट का टेस्ट होता है अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, और ये फॉस्फेट मींस कहीं ना कहीं जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें फास्फोरस का प्रेजेंट होगा। ये हम लोग जो है डिस्कस किए होंगे जब हम लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया होगा फास्फोरस के केस में। तो होगा क्या रिएक्शन, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फास्फोरस जो कि आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये रिएक्ट करेगा Na2O2 जो कि हमारा है
सोडियम पेरोक्साइड, और ये फॉर्म कर लेगा Na3PO4। इस आइडिया को समझना, जो कंपाउंड है Na3PO4। HNO3 का क्या रोल होगा? HNO3 सिंपली एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ काम करेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा H3PO4। मैंने वही बोला कि H3PO4 के साथ में बेसिकली ये जो टेस्ट है, यहाँ से यहाँ जो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट बोला जाता है, ये टेस्ट होता है जो है आपका H3PO4 का टेस्ट, यानी कि फॉस्फेट आयन का टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें हम लोग अमोनियम मॉलिब्डेट का यूज कर रहे हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट। अब ये अमोनियम मॉलिब्डेट इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, ऑब्वियसली HNO3 लिया जा रहा है। अब ये क्या करेगा? अमोनियम मॉलिब्डेट से यहाँ पे एक जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अमोनियम थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3। ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। ये हमारा एलो प्रेसिपिटेट होगा, ये फॉर्म करके देगा। ठीक है, तो सिंपल सा केस है। पूछा गया है कि ये जो टेस्ट कराया गया है, पूरा जो सीरीज ऑफ टेस्ट है, ये किसके लिए कराया गया? कौन सा एलिमेंट को हम लोग पहचानना चाह रहे थे? तो वो एलिमेंट था हमारा फास्फोरस। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑप्शन ए। फास्फोरस दिया है, ऑप्शन बी। क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन बी इन दिस केस। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा हुआ है? ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है। बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एक ऑर्डर तो हम लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा किसी भी कंपाउंड के लिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ केसेस हटा दिया जाए तो, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ठीक है, अगर हम लोग को बेसिसिटी के बारे में आइडिया लगाना है तो क्या किया जाएगा कि जो कॉन्जुगेट एसिड होगा उसके एसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, इसके बाद इसको देख लो आप, जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी एसिडिटी को आप देख लो। मतलब एक तरीके से बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि या तो आप बेसिसिटी चेक कर लो कि किसका बेसिसिटी ज्यादा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। कुछ केसेस अगर हटा दिया जाए तो, ठीक है। एसिडिटी ऑफ, अगर मान लो कि डायरेक्टली बेसिसिटी नहीं पता चल पा रहा है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो और वहां से पता कर लो कि किसका एसिडिटी ज्यादा है। किसका एसिडिटी ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ये थोड़ा सा आप देख लो, जो है ये दिया हुआ है एसीटेट एनाइन, ठीक है, एसीटेट एनाइन। देन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो है सल्फोनिक जो आयन है और OH माइनस दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसको जो है देख लेते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड H3O+, ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म आप ले लो, सल्फोनिक एसिड एंड हियर इट विल बी वाटर। क्लियर है बात। अब इस केस में आप देख सकते हो कि किसका एसिडिटी ज्यादा होगा। जिसका एसिडिटी ज्यादा होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीकर बेस होगा। ये पहले आप जो है इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे कि द स्ट्रॉन्गर एसिड हैव द वीक कॉन्जुगेट बेस, सिमिलरली अ स्ट्रॉन्गर बेस विल हैव वीक कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करना चाहूँ, जैसे हम लोग एसिडिटी का आर्डर रखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया आपका H3O+, ठीक है, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, बात समझ में आती है, सल्फोनिक एसिड, देन CH3COOH और यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में वाटर, ठीक है। तो ये तो रहा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अच्छा, इसके कॉन्जुगेट बेस का ध्यान रहे, मैं ले रहा हूँ कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ। तो वाटर सबसे वीकेस्ट होगा बेस, ठीक है, वाटर सबसे वीकेस्ट बेस होगा। देन सल्फोनिक एसिड H3O- ये हो गया, देन एसिटेट एनाइन और फिर OH-। अब मैंने क्या बोला कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी फॉर द गिवन न्यूक्लियोफाइल के केस में हम लोग बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर आया है कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ का, यही ऑर्डर चला जाएगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। बात समझ में आती है, यही ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो OH- इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द स्ट्रॉन्गर बेस, फॉलोड बाई आपका जो है एसिटेट एनाइन, फॉलोड बाई आपका जो है सल्फोनेट आयन और फिर वाटर, ठीक है। तो क्लियरली वी कैन गो विथ ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वंस अगेन ये आपका क्रोमेटोग्राफी का प्रॉब्लम है
और ये 2019 का क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि थोड़ा सा जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन है उसको टारगेट रख रहे हैं जेईई मेंस के अंदर के। तो ये जो क्वेश्चंस हैं देख सकते हो कि पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं, जो आपका जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस हो गया या जो सेपरेशन वाले प्रोसेस है वहाँ से ये क्वेश्चन बनाए गए। तो थोड़ा सा इस पर आपका वर्क रहे, अच्छे से इस चीज़ों को समझे, ठीक है। तो बोला गया है क्रोमेटोग्राफी, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, पहले हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं आरएफ वैल्यू होता क्या। तो एक जो है हम लोग टीएलसी लेते हैं, टीएलसी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, टीएलसी पेपर रहता है। अब यहाँ पे टीएलसी पेपर के अंदर हम लोग क्या बेसिकली देखते हैं कि टीएलसी को रखा जाता है, डिप किया जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर। इस सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड रहता है, सॉल्वेंट रहेगा, कोई सॉल्वेंट रहेगा और एक मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हेल्पफुल रहता है पोलैरिटी को पता करने के लिए, साथ साथ में ये पता करने के लिए कि जो है किस तरीके से ये सेपरेट भी करने के लिए यूज किया जाता है। उसका अलग एडवांस वर्जन होगा जिसको हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, लेकिन वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो होता क्या है कि क्या देखते हैं हम लोग कि पहले आरएफ वैल्यू को समझा जाए तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है उसका कुछ लेयर यहाँ तक मान लीजिए पहुंचे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और सॉल्वेंट का जो लेयर है कुछ यहाँ तक जाएगा। जब हम लोग इसको डिप कर देंगे फ्यू सेकेंड के लिए और उसके बाद विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेयर होगा, यहाँ तक पहुंचा होगा, ऐसा कुछ डिप रहेगा, और जो है आपका सॉल्वेंट का लेयर, ठीक है। तो बेसिकली आरएफ को कैसे डिनोट किया जाता है, आरएफ होता है जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं मेंशन करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपाउंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये चीज है। इस सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्टेंस अगर x माना जाए, यहाँ पे y माना जाएगा, तो RF की सिंपली वैल्यू हो जाएगी x/y। अब ये देखना किस प्रिंसिपल पे, बेसिकली ये जो मटेरियल होता है, जो टीएलसी पेपर होता है, ये सिलिकॉन से बना होता है, मतलब वहाँ पे क्या है कि वो एड्जॉर्प्शन कराता है अपने सरफेसेस पे कंपाउंड को, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मूव करता है जो उसका जो है सॉल्वेंट रहता है। तो अगर इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि कंपाउंड एड्जॉर्ब कितने एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो रहा है, जो सरफेस है जो टीएलसी पेपर है उस पर कितने एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो रहा है। आप एक बार क्रोमेटोग्राफी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन किया है उसको डिटेल देखना। तब स्टेटमेंट की बात करते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में मेंशन किया गया कि आरएफ वैल्यू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कौन सा क्रोमेटोग्राफी कराया जा रहा है उस पर ये आरएफ वैल्यू डिपेंड करेगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है या अदर जो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है, एक बार देखना कि कौन कौन से हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हाइयर आरएफ वैल्यू मीन्स हाइयर एड्जॉर्प्शन, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, डाउटफुल नहीं गलत है एक तरीके से मैं बोलूँ। क्यों गलत है, देखो अगर एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा यानी कि कंपाउंड अगर ज्यादा चिपकता है, पोलैरिटी उसकी ज्यादा होगी तभी होगा ये। पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो कंपाउंड ज्यादा चिपकेगा, किस पे, जो टीएलसी पेपर है। अगर ये ज्यादा चिपक गया तो मूव नहीं करेगा, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है सरफेस में, और जब फ्रीली मूव नहीं करेगा तो डिस्टेंस कितना कम ट्रेवल करेगा, और जब डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा तो अब ये केस है कि जो आरएफ वैल्यू है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है, वो जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, समझना इस बात को, एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, या मैं ऐसे भी बोल दूं कि पोलैरिटी ज्यादा है तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिक्रीज हो जाएगा, और उसका जो है इफेक्ट पड़ेगा कि आरएफ वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। तो यहाँ बोला कि हाइयर आरएफ वैल्यू मीन्स हाइयर एड्जॉर्प्शन, गलत है। लोअर आरएफ वैल्यू मीन्स हाइयर एड्जॉर्प्शन, ये होना चाहिए। सी डी भी देख लेते हो, मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सी भी देख लेते हैं, सी और डी। आरएफ वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फेज, बिल्कुल करेक्ट है कि जो है मोबाइल फेज कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ आरएफ कैन नॉट बी मोर देन 1। ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करेगा कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी होती है, सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन यूज किया जाता है, तो अब ऐसा कैसे कि जो सॉल्वेंट मूव करता है डिस्टेंस वो लेस होता है, यानी ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज, तो देख सकते हो 2019 के अंदर दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, तो ये 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। क्या बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज। ये गलत है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एड्जॉर्प्शन होता है, जाकर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेसेस पे, वो चीज है। तो जो है यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन क्या है, डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेज, दैट इज करेक्ट। डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन मतलब हुआ कि कोई डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट लेवल के एड्जॉर्प्शन दिखाएंगे सॉलिड फेज पे।
ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो लिक्विड है वो पास कराते जाते हो सॉल्वेंट, और 1 बाई 1 हम लोग उसको सेपरेट करते जाते हैं। ध्यान रहे कि हम लोग एवरी स्टेज पे चेक करते जाते हैं कि कहीं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड तो नहीं आ रहा है। तो आज के लैब में भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू सेपरेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड। लैब में प्रिपेयर करोगे तो अब ऐसा केस है कि एक मेन प्रोडक्ट आएगा, साथ में साइड प्रोडक्ट या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ सकता है। उस केस में हम लोग को सेपरेट करने के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है, जो कि बेस्ड होता है एड्जॉर्प्शन ऑन द सिलिका लेयर। जो सिलिका लेयर पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस बेसिस पे इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो क्लियरली फॉर क्वेश्चन नंबर 5 बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन एडवांस में भी थोड़ा मॉडिफाइड करके क्वेश्चन थे और आपको मेंस में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना, क्या बोला गया है कि जो है इसमें से कौन सा फेवरेबल साइट होगा प्रोटोनेशन के लिए, कौन सा फेवरेबल साइट होगा प्रोटोनेशन के लिए, ये चीज समझना है हम लोग को। नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन NH2, ठीक है। अब इसमें क्या है बेसिकली हमारे सामने A B C D E बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी फेवरेबल साइट फॉर द प्रोटोनेशन, आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसमें प्रोटोनेशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा नाइट्रोजन इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा दिखाएगा। कैसे समझा जा सकता है, इसको थोड़ा सा आइडिया लेना कि देखना पड़ेगा कौन सा लोकलाइज्ड है। मैंने बोला था कि बेसिक स्ट्रेंथ जब हम लोग कंसीडर करते हैं तो जो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोकलाइज्ड LP, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जो डीलोकलाइज्ड होगा। जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उससे इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो आप, जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये भी लोकलाइज्ड हो गया। प्लस इसके साथ में यहाँ से ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा जो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ाएगा। सिमिलरली आप देखो नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर डीलोकलाइज्ड होगा। अब डीलोकलाइज होगा तो वंस अगेन ये तो बेसिक नहीं होगा, लेकिन ये वाला चूंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो C पे भी तो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आंसर जो हम लोग का जाएगा दैट इज गोइंग टू बी BCD, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है बात। तो हम लोग को बेसिकली यही देखना था कि लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। इसमें भी ऑर्डर आ सकता है कि इसमें से कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा लेस बेसिक होगा, बट हम लोग को देखना है कि विच इज द फेवरेबल साइट ऑफ प्रोटोनेशन। तो आउट ऑफ दिस ये जो है साइट है जो है आपका BCD, ये जो है लोकलाइज्ड है। अदर जो आप देखो तो जो है A डीलोकलाइज है और E में जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस होगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के केस में बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है कि द करेक्ट मैच इज, यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है और इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो H2O और शुगर की बात करें तो वाटर और शुगर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है, कौन सा प्रोसेस हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि वाटर से शुगर निकालने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन में क्या करेंगे तो बेसिकली जो है जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर देंगे और जो है आपका जो शुगर मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेथड यूज किया जा सकता है। यानी इस केस में अगर आप देखो तो Q विल बी करेक्ट, Q हो जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट जो है H2O का एनिलीन के साथ दिया हुआ है, H2O एनिलीन है। ठीक है। क्या मेथड यूज किया जा सकता है इस केस में, अगर हम लोग देखें तो H2O एनिलीन है तो बेसिकली अगर स्टीम डिस्टिलेशन के लिए जाए तो जो H2O वाला पार्ट है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। स्टीम डिस्टिलेशन कराते हो आप इजीली H2O वहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, जो एनिलीन है वो रह जाएगा। तो Q के ये जो है R हो जाएगा। H2O और टॉल्यूइन की बात करें, ठीक है, H2O और टॉल्यूइन बिकॉज एनिलीन की पोलैरिटी ज़्यादा थी इस वजह से इजीली सेपरेट किया जा सकता है। H2O और टॉल्यूइन को कैसे सेपरेट किया जा सकता है तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ये जो है आपका पोलर है, ये भी ये नॉन पोलर है, तो अब ऐसे कैसे कि आप डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है। ये क्या होगा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में, तो आप फनल के अंदर दोनों अगर मिक्सचर रखते हो तो जो लेयर है आप कुछ देर के लिए सेटल डाउन कर दो तो वाटर का जो लेयर है और जो है टॉल्यूइन का जो लेयर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और क्लियरली आप क्या करोगे कि वन पार्ट को इजीली फनल के थ्रू निकाल सकते हो। सिंपल से आप एक्सपेरिमेंट में वो देख सकते हो क्लियरली कि कैसे इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7, क्लियरली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, तो ये आपका क्वेश्चन है ऑर्गेनिक वंस अगेन ड्यूमास मेथड यूज किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा जो हम लोग करते हैं। इसमें आएगा जनरल मेथड के अंदर भी जो क्वेश्चन है, ड्यूमास मेथड है तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाला नहीं बात है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू ड्यूमास मेथड, दो मेथड यूज किया जाता है, ड्यूमास और जलदार। ध्यान है कि ड्यूमास हर जगह अप्लीकेबल होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग है वहाँ पे जो है ड्यूमास मेथड लगाया जा सकता है, बट जनरल जो मेथड है कुछ ही जगहों पे एप्लीकेबल है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे जो है कॉन्सेप्ट के अंदर जो है देखेंगे वो चीज़ें। तो बोला गया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अगर जो है ड्यूमास मेथड के थ्रू इसको किया जा रहा है तो बोल रहा है कि 6 मोल ऑफ CO2 जनरेट हो रहा है, 6 मोल CO2, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका 4 मोल ऑफ, अगर इसका हम लोगों ने कितना लिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू जो है 4 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ से पता करना है कि द फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो सकता है। तो 6 मोल ऑफ CO2 कितना कार्बन कंटेन करेगा, ये इस बात को समझिए। अब ये से कैसे कि 1 मोल ऑफ CO2 लिया जाए तो 1 मोल ऑफ कार्बन भी रहेगा, 6 मोल ऑफ CO2 लिया जाए तो 6 मोल ऑफ कार्बन भी रहेगा। अब वाटर और हाइड्रोजन की बात करें तो अगर 1 मोल ऑफ H2O आप ले हुए तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4 मोल ऑफ अगर H2O लिया जाएगा तो अब ये से कैसे इसमें 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया जाए तो ये N2 हो जाएगा, तो C6H8N2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा फॉर गिवन कंपाउंड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, C6H8N2, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वंस अगेन ये जो सेपरेशन पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का उससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या पूछा गया है, इफ डाइक्लोरोमेथेन एंड द वाटर आर द यूज फॉर द डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। थोड़ा सा प्रोसेस में बता देता हूँ कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कराया कैसे जाता है, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से फनल रहता है, ठीक है। ये फनल रहता है और यहाँ पे जो है ये स्टॉपर लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग ऊपर से कंपाउंड मिक्सचर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ड्राइंग नहीं है बट इसको समझना आप कैसे इस पे वर्क होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है क्या बेसिकली। तो आपने कंपाउंड लिया है A और B, ठीक है, A प्लस B का मिक्सचर है। अब A प्लस B में किसी एक की डेंसिटी थोड़ा हाईली रिलेटिवली ज़्यादा होगी। अब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, ये जो लेयर है मतलब एक तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा। एक का लेयर अगर ये आपस में मिक्सचर नहीं बनाते हैं, ठीक है, आपस में ये मिक्स नहीं होते हैं प्रॉपरली, तो इन दैट केस क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये वाला जो लेयर है और बी का लेयर ये सेपरेट आउट हो जाएगा, मींस बी कंपाउंड अलग हो जाएगा, ए कंपाउंड अलग हो जाएगा। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो मेथड है ये बेस्ड ऑन ये है कि दो कंपाउंड जो आपस में इमिसिबल है वो जो है उनके डेंसिटी के बेसिस पे उसको जो है सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ से जो स्टॉपर है इसको ऑन किया जाता है, कंपाउंड ए जब कंप्लीटली फ्लो हो जाता है, यहाँ से निकल आता है किसी कंटेनर के अंदर, तो वहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया जाता है और दोनों कंपाउंड सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड है ये बेस्ड है कि दोनों कंपाउंड की जो डेंसिटी होगी वो डिफर करेगी और आपस में जब इमिसिबल है इस कैसे इसको जो है इजीली सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ बोला गया कि इसमें जो है दो कंपाउंड लिया गया, DCM लिया गया और वाटर लिया गया, ठीक है, वाटर लिया गया। अब इस केस में बोला गया कि यूज फॉर डिफरेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला गया ऑप्शन ए में कि DCM एंड H2O वुड स्टे एज अ लोअर, जो DCM होगा जो है लोअर पार्ट में होगा और जो है आपका जो वाटर होगा ये अपर पार्ट में, ठीक है, ये चीज है। तो रिस्पेक्टली इन द यहाँ पे जो आपका फनल है, ठीक है, इसके अंदर जो DCM होगा वो लोअर पार्ट में होगा और जो वाटर है वो हायर पार्ट में। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज सिंपल सा केस है यहाँ पे कि जो DCM होगा डाइक्लोरोमेथेन होगा उसका जो पोलैरिटी है ज़्यादा होगा, ये जो है इजीली नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द क्लोरीन। अगर हम लोग देखें डाइक्लोरोमेथेन के अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है, जिसको अगर हम लोग कंसीडर करें कि हैवियर वेट होगा जिसकी वजह से ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, लोअर लेवल पे आ जाएगा, तो यहाँ पे DCM हो जाएगा और यहाँ पे वाटर हो जाएगा। यही बस पूछा है कि जो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जो है DCM कहाँ पे जाएगा और वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो DCM लोअर में आ जाएगा और वाटर अपर में रहेगा। तो क्लियरली जो है ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, तो ये भी रिसेंट ईयर का प्रॉब्लम है, 2019 शिफ्ट जो है
फर्स्ट है 9 जेन का। विच ऑफ द कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो कैसे देखा जा सकता है, आप जो है या तो -I इफेक्ट देख लो, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है, ग्रुप में एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, CHI यहाँ पे, उसके अलावा CH Cl 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 और CHCl, ठीक है। अब देख सकते हो कि इसमें से सबसे ज्यादा जो कॉन्जुगेट, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज क्या होगा, जब इसमें से कॉन्जुगेट बेस बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे जो ये है, ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया या क्लोरीन हो गया या Cn हो गया, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। ध्यान है कि Cn में ये मल्टीपल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमिना भी, इसका जो -M इफेक्ट है वो भी काम करेगा और -I इफेक्ट भी काम करेगा। यहाँ पे बात किया जाए तो इसका -I इफेक्ट ही काम करेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि बोला गया कि विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो अगर जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियस है कैसे कि इसमें -M इफेक्ट की वजह से और -I इफेक्ट की वजह से इसमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा अगर ये स्टेबल है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड था जो कि था हमारा CHCN3, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो 10 के केस में डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर द जेल्दल मेथड फॉर द नाइट्रोजन एस्टिमेशन। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो वेल नोन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोला जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड इसमें नहीं यूज किए जा सकते हैं। तो वन बाई वन अगर हम लोग देखें, पहले तो नाइट्रो कंपाउंड नहीं यूज किया जा सकता है, नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर ये साइक्लिक सिस्टम का पार्ट हो गया, इस तरीके से एरोमेटिक सिस्टम के साइक्लिक सिस्टम का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सिमिलरली अगर नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो भी नहीं होगा, यहाँ से नाइट्रो भी नहीं होगा, NO2 के फॉर्म में इजीली सेपरेट हो जाएगा। और एक होता है कि डायजो कंपाउंड हो जाए, तो जैसे ही आप हीट करोगे ना, इससे हीट करने पे ये नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा। तो जब नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा तो अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। हम लोग को पता है कि जब जेल्दल मेथड यूज किया जाता है तो उसमें अमोनिया का फॉर्मेशन जरूरी है। अमोनिया अगर नहीं फॉर्म करेगा तो फिर इन दैट केस हम लोग उस टेस्ट को नहीं करा सकते, उस रिएक्शन को नहीं कराते हैं। तो जो वो कंपाउंड देखना है कि जिसमें या तो ये साइक्लिक सिस्टम का पार्ट ना हो, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के साइक्लिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप ना हो और ये डायजो ग्रुप ना हो। तो या अगर इन सब से बचना है बेसिकली, अगर जेल्दल मेथड कराया जा रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, बेसिकली हम लोग इसमें एनिलीन एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि जो है जेल्दल मेथड में यूज किया जा सकता है नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसमें से कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज, पहला बेंजीन है, अब ये सके से इसमें हाईली रेजोनेंस होगा, एरोमेटिसिटी गेन करेगा। दूसरा फ्यूरॉन है, ये भी जो है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ सिस्टम एरोमेटिक है। देन ये आपका जो है पेरिडीन दिया हुआ है, तो पेरिडीन ऑल्सो एरोमेटिक। जो डी ऑप्शन है इसमें रेजोनेंस तो है बट एरोमेटिसिटी नहीं है, लाइक साइक्लिक रेजोनेंस नहीं, जो हम लोगों ने एरोमेटिक सिस्टम के अंदर देखा था। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू शो या लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो पूछा गया है, इस साल में भी ये क्वेश्चन आया था, इसी रिसेंट 2020 के अंदर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कुछ तो मीनिंग है। और बहुत लोगों ने बोला कि ये NCERT के बेस्ट क्वेश्चन आ गया था। अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फिर हम लोग को पता होना चाहिए। बोला गया कि द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर द सेपरेटिंग ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपको आइडिया होगा, ये कंपाउंड हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ग्लिसरॉल के केस में क्या है कि इसमें जो है हाई एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी है बहुत हाई होगी और जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइज जो है इन द सॉप इंडस्ट्री, ठीक है। कैसे इसको डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ठीक है, हम लोग जो है रिड्यूस प्रेशर के अंदर इसको डिस्टिल करते हैं, ठीक है। अब देख लेना कि जो है रिड्यूस प्रेशर के अंदर क्यों डिस्टिलेशन होता है, बट ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका NCERT से, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मीन्स आप जो है डिस्टिलेशन जब आप कराते हो सॉप फैक्ट्री के अंदर, बेसिकली ग्लिसरॉल वन ऑफ द प्रोडक्ट होता है जब हम लोग सॉप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो इसमें जो ग्लिसरॉल को सेपरेट करने के लिए आपको डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर के रिस्पेक्ट में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पर रिड्यूस प्रेशर
यूज किया जा रहा है। अदरवाइज अगर नॉर्मल प्रेशर पे किया जाए तो जो है फिर इन दैट केस मिक्सचर आ जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि रिड्यूस प्रेशर पे किया जाए तो इजीली सेपरेट आउट किया जा सकता है ग्लिसरॉल को, ठीक है, यूजिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, तो इसमें बेसिकली हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके ऑर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप लगा दिया गया। तो हम लोग को पता है SIR इफेक्ट, अगर कोई भी यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हो इसके रिस्पेक्ट में, COH ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे भी वही कहानी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा रिलेटिवली किससे, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट। सिमिलरली COOH लिया हुआ है इन्होंने, OH लिया हुआ है। यहाँ मेटा पे है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट चूंकि यहाँ पे हाँ मेटा पे है तो -I इफेक्ट भी जनरेट करेगा। सिमिलरली आप देखो COOH, ठीक है, COOH यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पे भी SIR इफेक्ट काम कर रहा है, और इस केस में SIR इफेक्ट स्लाइटली ज़्यादा होगा इस वाले से। सिमिलरली आप जो है 4th वन केस देखो, तो यहाँ पे COOH है, अब ये OH पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ से +M इफेक्ट लगाएगा और -I इफेक्ट, क्योंकि +M जो है डोमिनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करने जा रहा है। हम लोग को चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सा होगा, देखो आप ये वाला फर्स्ट SIR इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, देन उसके बाद जो है आपका 3rd हो जाएगा, 3rd के बाद फॉलो करेगा 2nd और 2nd के बाद आ जाएगा 4th। तो 1st 3rd 2nd 4th ये ऑर्डर जाएगा, 1st 3rd, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप 1st 3rd और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 4th पहले आएगा, 4th देख, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा बिकॉज इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है, 1st 3rd हो गया। उसके अलावा आप जो है देख सकते हो 1st 3rd, फिर आपका 2nd एंड देन 1st जाएगा, 2nd के बाद 4th, ये ऑर्डर जाना चाहिए, ठीक है। शायद इन्होंने दिया हुआ है 1st के बाद 3rd दिया है, दैट इज करेक्ट, 3rd के बाद इन्होंने 4th दिया हुआ है, तो एक बार इसको देख लेना, 1st 3rd 2nd एंड देन 4th जाएगा, ये अगर हम लोग कंसीडर करें, बिकॉज इसमें -I इफेक्ट तो काम कर रहा है, इसमें एटलीस्ट -I इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे +M इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो अब ये से कैसे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो ये जो है करेक्ट होगा ऑप्शन, मेरे ख्याल से इन्होंने दिया नहीं, तो ये देख लेना आप क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका जो है जेल्डल मेथड उससे पूछा गया है, जो यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो केस क्या है कि फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय जेल्डल मेथड एंड द इवॉल्व अमोनिया वाज द absorbed in the 60 ml of 1/10 molar sulfuric acid. The unreacted acid required 20 ml of 1/10 molar NaOH solution for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound. यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच मैं बताने जा रहा हूँ, आप जो है इसी अप्रोच को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या होता है कि ये रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ये तो रहा अमोनिया के फॉर्मेशन को लेकर। अब ये अमोनिया क्या किया जाता है, इसको ट्रीट किया जाता है H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 के साथ में ट्रीट करने के बाद अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट यूज होगा। अब यहाँ क्या होता है कि जो है हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस में रखते हैं, ठीक है। H2SO4 को एक्सेस में यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि H2SO4 का जो हम लोग का कंसंट्रेशन रहता है वो पता रहता है। H2SO4 जो एक्सेस अमाउंट है इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग NaOH का यूज करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट होगा तो ये फॉर्म कर लेगा Na2SO4 साथ में H2, इसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात। तो अब देखो आप यहाँ पे कैसे अप्रोच जाना चाहिए आपका, पूछा गया है कि अगर ये आइडिया लगाया जा सके कि कितना H2SO4 एग्जैक्टली रिएक्ट किया हुआ है अमोनिया के साथ में, तो अमोनिया का पता चल जाएगा। पहले आप ये पता करो कि कितना NaOH के साथ में H2SO4 एक्सेस अमाउंट जो है जो रिएक्शन में गया, देन आप क्या करना कि जो अमाउंट यूज किया गया है H2SO4 का उसमें से माइनस कर देना। तो कैसे कॉन्सेप्ट जाएगा, यहाँ पे देखो कि बोला गया है कि जो लास्ट सबसे इंफॉर्मेशन जो सबसे लास्ट में दिया गया कि 20 ml ऑफ 1/10 मोलर सल्फ्यूरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको 2 मिलीमोल्स लिया गया, ठीक है। 2 मिलीमोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया गया। अच्छा 2 मिलीमोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कितने मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट करेंगे, ऑब्वियस सा केस है 1 मिलीमोल्स जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि जो H2SO4 लिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड जो एब्जॉर्ब हुआ था वो लिया गया था 60 ml ऑफ 1/10 मोलर H2SO4,
तो जो H2SO4 अमाउंट लिया गया है वो कितना है? H2SO4 जो लिया गया है वो है 6 मिलीमोल्स। अब यहां से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि 6 मिलीमोल्स में से कितना मिलीमोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट किया हुआ है। तो यहां से अगर मान लो कि आपने बोला कि 6 मिलीमोल्स में से 1 मिलीमोल्स गया है NaOH के साथ रिएक्शन में, तो यहाँ कितना रिएक्शन में गया होगा? मैं अगर एक एक्सेस हटा के मैं लिख दूं कि ये रिएक्ट किया 5 मिलीमोल्स, तो आपको समझ में आता है 5 मिलीमोल्स रिएक्शन में गया होगा। अच्छा, 5 मिलीमोल्स के लिए कितना अमोनिया चाहिए होगा? 10 मिलीमोल्स। ये आसान सा प्रॉब्लम है, इस तरीके से अप्रोच जाएगा। क्या करना होगा आपको? सिंपली बैलेंस करो कि अमोनिया था सम अमाउंट, उसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4, एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 जो एक्सेस अमाउंट रह गया उसको NaOH के साथ में ट्रीट किया गया, और NaOH के साथ में ट्रीट करने के बाद हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 हैज बीन रिएक्टेड विद अमोनिया। अब ये आइडिया आपको दे देगा कि कितने मोल्स ऑफ अमोनिया इस रिएक्शन में गए हुए, 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें अप्रोच कैसे जाएगा इस चीज को समझना कि अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिलीमोल्स अगर अमोनिया है क्योंकि रिएक्शन में गया है, 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? 14। समझ में आता है? आप चाहो तो इसको 10⁻³ कर दो, या जो भी है, ये आ गया वेट किसका? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया contain 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल वेट 1.4 into 100। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10%। तो बेसिकली यही तो चाहिए था आपको, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या मैंने किया? तो सिंपली जो है आपने जो है निकाल दिया कि वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि 10 विल बी करेक्ट। जो है इस केस में मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप ध्यान से देखो तो 16 के अंदर बोला गया है कि अ गैसियस हाइड्रोकार्बन्स गिव अपॉन कंबस्टन 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ऑफ CO2। ठीक है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अप्रोच जाना चाहिए कि पहले हम लोग पता करेंगे कितने जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट है और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे आइडिया लगेगा? तो ये सिंपल आप जो है जा सकते हो कि 0.72 ग्राम है। ठीक है, 0.72 ग्राम ये है आपका वाटर। तो वाटर का जो मिलीमोल्स होंगे ये होंगे 0.04। ठीक है, 0.04 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये 0.0 मोल्स ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन होंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ दिस कॉन्टेन 0.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यही होगा बिकॉज 0.04 मोल ऑफ वाटर में 0.08 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, और उस हाइड्रोजन का जो वेट होगा ये 0.08 ऑफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें मेंशन किया गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो ये लिया गया 0.84 ग्राम। ठीक है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें 3.08 ग्राम ऑफ हाउ मच, दिस इज द CO2 यानी कि 44। अब ये तो रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, इतना ही मोल्स ऑफ एक CO2 मॉलिक्यूल में एक जो है कार्बन एटम होगा। तो अब ये कैसे कि अगर मैं ये पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इनटू 12 जो कि वेट ऑफ बेसिकली हम लोग का कार्बन है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.84। ठीक है, ये ग्राम ऑफ कार्बन होगा। अब आप सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ये रेशियो आएगा जो है 7:8। ठीक है, तो जो फॉर्मूला जाएगा यहाँ पे जाएगा C7H8। ठीक है, C7H8 यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो इसमें जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या मेंशन किया गया है? तो ये आपका एल्लाइलिक कार्बोकैटायन है CH2+। अगर आप क्वेश्चन देखो तो, और इसमें रेजोनेंस तो नहीं है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। ठीक है, CH2+, और नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब ये ऐसा कैसे कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस है बट उतना एक्सटेंसिव नहीं है, और यहाँ पे रेजोनेंस है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इस केस में थर्ड हो जाएगा ड्यू टू एक्सटेंसिव रेजोनेंस। और इसके बाद जो है थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, क्लियरली थर्ड फर्स्ट सेकेंड यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस केस में आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है फिनॉल का एसिडिटी देखना है, OH हो गया, क्लोरीन हो गया। तो ये आपका -I ग्रुप है जो कि डोमिनेट करेगा इसके प्लस M इफेक्ट पे, ठीक है। CH3 है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेक्स्ट है OH के साथ में NO2, ठीक है, और लास्ट में है आपका इसमें OCH3, ठीक है, OH OCH3, ठीक है। तो इसमें -M इफेक्ट भी रहेगा और -I इफेक्ट भी रहेगा। इसमें आपका जो है प्लस M इफेक्ट होगा जो कि डोमिनेट करेगा इसके -I इफेक्ट। तो अब ये ऐसा केस है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हम लोग बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन जितना विड्रॉ किया जाएगा जो करेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अगर फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी होगी उतना ही करेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि NO2 जो कि स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप है, -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। तो अगर स्टेबिलिटी जो है कंसीडर किया जाए तो थर्ड जो है सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड के बाद ये आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड के बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा इस केस में, और यहाँ से फिर फॉलो करेगा थर्ड के बाद, सॉरी यहाँ पे मैंने सॉरी थर्ड के बाद हाँ फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट के बाद सेकेंड और सेकेंड के बाद आपका फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा। तो क्लियरली विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18, C विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में, सोल्यूशन ऑफ -L 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथिन इन टोल्यूइन रेसमाइज सोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5। तो 1 क्लोरो, देखो आप 1 क्लोरो 1 फिनाइल, यानी कि ये कायरल सेंटर है आपका, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। तो जब आप इसको SbCl5 के साथ ट्रीट करोगे ना, तो SbCl5 क्या करेगा, यहां से इस क्लोरीन को लेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ऐसे कुछ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा इस तरीके, और ये बना लेगा SbCl6-, ठीक है। अब रेसमाइजेशन कैसे करोगा, तो देखो ये तो रहेगा स्क्वायर प्लेनर, पहले ये L कॉन्फ़िगरेशन था, फाइनली जब सोल्यूशन मिल रहा है तो उसमें D+L दोनों आ रहा है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है तो अटैक दोनों साइड से हो सकता है, दोनों साइड से पॉसिबिलिटीज है, तो इधर से भी अटैक इधर से भी अटैक, इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर D और L का फॉर्मेशन होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेसमाइजेशन धीरे धीरे होते जाएगा और रेसमिक मिक्सचर यहाँ पे फॉर्म करके देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है इसमें किसका, कार्बोकैटायन का। तो C ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखें, ये भी आपके JEE एडवांस में, ये मेंस के प्रॉब्लम रहे अभी तक। क्वेश्चन नंबर 20 में देखा जाए तो बोला गया है कि इन एलिन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, जो एलिन मॉलिक्यूल है ये समझना आप, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ना एक चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, ये 2 बोर्ड के प्लेन में होंगे और 2 परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द गिवन केस, यहाँ पे देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सिंपल सा केस है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था गिवन कार्बन के लिए, तो यहाँ पे sp है और sp2 है, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन बी, ठीक है, दिस इज द एलीन मॉलिक्यूल। तो ये JEE एडवांस 2000 जो है 12 का प्रॉब्लम है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 आपका जो है 2011 का, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मैं एक बार स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूँ, पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, SIR इफेक्ट आ गया यहाँ पे रोल में, ठीक है, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एंड देन पैराटोल्विक एसिड, सॉरी पैराटोल्विक एसिड, यस CH3 पैराटोल्विक एसिड, विच इज गोइंग टू बी इज मोस्ट एसिडिक। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि COH यहाँ पे अर्थो इफेक्ट काम करेगा, SIR इफेक्ट काम करेगा। तो ये बोलते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ दिस अर्थो सब्स्टिट्यूएंट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग दिस ग्रुप दिस बेंजोइक एसिड इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन द बेंजोइक एसिड इटसेल्फ। तो यहाँ पे SIR इफेक्ट का अच्छा खासा रोल रहेगा जिसकी वजह से इसका एसिडिकेशन सबसे हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे 21 के केस में आंसर हो जाएगा C। Now moving to next question, question number 22 में बोला गया है कि the correct stability order of the following resonating structure। तो मैं बोलता हूँ resonating structure की stability के लिए आप कौन सा अप्लाई करो, ठीक है, कौन मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा हो, देन ऑक्टेट
न्यूट्रल जो सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला रूल कि निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे स्टेबलाइज होगा और पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज पे, और सेपरेशन कि जिसमें लेस सेपरेशन हो अपोजिट चार्जेस का उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसमें मोर सेपरेशन हो अपोजिट चार्जेस का लेस स्टेबल होगा। सेम चार्जेस एक दूसरे के क्लोज रहेंगे तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे भी वही केस है। अगर मैं 1 by 1 स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करूँ तो यहाँ पे है आपका डायज़ोमीथेन के दिए हुए हैं, तो निगेटिव चार्ज ये हो गया, ठीक है, CH2 प्लस N डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक है, सेपरेशन बड़ा है। थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो आप CH2 माइनस N डबल बॉन्ड ये हो गया, देन CH2 माइनस N डबल बॉन्ड N प्लस, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड वाला रूल लगाया जाए, कौन वाला रूल लगाया जाए, कौन की बेसिस पे, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें भी 4 कोवैलेंट। बेसिकली हम लोग को पाई बॉन्ड चेक करना है, तो 2 पाई बॉन्ड इसमें, 2 पाई बॉन्ड इसमें, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इसमें, पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो इनमें से एक की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब देखो आप लगा सकते हो। उसके बाद ऑक्टेट, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें भी सबका कंप्लीट है। देन जो है आपका न्यूट्रल, न्यूट्रल तो है नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे जो है रहेगा स्टेबल, और निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, नो डाउट पॉजिटिव तो दोनों पे सेम है, लेकिन निगेटिव यहाँ पे नाइट्रोजन पे है और निगेटिव यहाँ पे कार्बन पे है। तो अभी ऐसा केस बनता है कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी जो है आपका ये थर्ड वाली स्ट्रक्चर से ज़्यादा होगा, ठीक है। इन्होंने इसको थर्ड लिया था, वन सेकेंड लेट मी चेक, हाँ दिस वाज द थर्ड, तो फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड। अब इन दोनों में चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इन दोनों की स्टेबिलिटी तो इससे कम होगा, ये ज़्यादा लेस स्टेबल होगी, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इन दोनों में चेक कीजिए। तो यहाँ पे भी केस क्या है कि पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा सेम है, कौन में अप्लाई करें तो ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्थ ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो है, सॉरी दिस वाज द सेकेंड, आई थिंक सेकेंड एंड देन फोर्थ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, तो इस दोनों का ऑक्टेट नहीं बेसिकली कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन का नहीं, इसमें नाइट्रोजन का नहीं, तो ऑक्टेट वाले यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर न्यूट्रल नहीं एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल एप्लीकेबल होगा। नाइट्रोजन निगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, कार्बन निगेटिव है। तो अब ऐसा कैसे है कि जो है वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना चाहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने ऊपर निगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड एंड सेकेंड के बाद फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन बी के लिए, क्वेश्चन नंबर 22। इन क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, एक आसान सा प्रॉब्लम है। पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन द हाइड्रोजन मिथाइल दैट मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रक्चर है CH3OH हाइड्रोजन, देन कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस हैव द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3, ठीक है। दिस इज कार्बन 1 2 3 4 5 ये चीज है। तो पूछा गया है विच इज गोइंग टू बी माइग्रेट ऑन दिस कार्बन, तो जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन चाहेगा कि अपने से जो है ज्यादा स्टेबल हो, जो प्रीवियस कार्बोकैटायन हो वहां से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो एक चीज आप विजुअलाइज कर सकते हो, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया जा सकता है या मिथाइल को शिफ्ट कराया जा सकता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को और मिथाइल को किसी एक को शिफ्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज में देख पाऊंगा कि इस हाइड्रोजन को अगर मैं शिफ्टिंग कराता हूँ 1,2 शिफ्ट ऑलवेज विल गोइंग टू अकर। यहाँ पे जब कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा तो जो स्टेबिलिटी इसको मिलेगा ये बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि जो OH है अपना लोन पेयर इजिली डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेजोनेंस हम लोग को देखने को मिलेगा कि अगर हाइड्रोजन शिफ्ट आप कराओ, मिथाइल इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन भी आ गया ना आपका, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जब आपने हाइड्रोजन शिफ्ट कराया तो ये हो गया हाइड्रोजन CH3। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा कहाँ से, कार्बन नंबर 2 से। तो जो है कंसीडर कर सकते हो हाइड्रोजन HC2 कार्बन, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 के केस में मेंशन कीजिए। तो इन क्वेश्चन नंबर 24 मेंशन किया गया द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे अगर देखो आप, ये रहा OH, ठीक है, यहाँ रहा OHCl, ठीक है, यहाँ पे COOH और यहाँ पे रहा COOH-CH3, ठीक है, बात समझ में आती है। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग को देखना है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो नो डाउट कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा
फिनॉल्स, फिनॉलिक कंपाउंड्स है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जो करस्पॉन्डिंग एसीटेट एनायन होगा या बेंजोएट आयन होगा उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो थर्ड इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन फोर्थ। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी इस वाले से ज्यादा होगी। यहाँ पे ये -M ग्रुप है, सॉरी +M ग्रुप है, और यहाँ पे -I जो कि डोमिनेट करेगा इसके +M इफेक्ट पे। तो इसके बाद ऑर्डर में आ जाएगा थर्ड को फॉलो करेगा फर्स्ट जो है, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका थर्ड, फोर्थ, देन इसके बाद सेकेंड है और सेकेंड के बाद फर्स्ट। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो इस ये भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2008 का। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ फॉलिंग ऑर्बिटल। कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं? तो मैं सभी केसेस को कंसीडर करूँ। जैसे पहला है कार्बोकैटायन, जब रेजोनेंस हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं कार्बोकैटायन में, तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है? तो ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा ऑर्बिटल है, इसका ओवरलैपिंग होता है, ये फील्ड ऑर्बिटल है, इसका ओवरलैपिंग होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल से, रोटेट करते हुए आता है और ये सेम प्लेन में आने के बाद एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो सिग्मा और पी का हम लोग देख सकते हैं इसमें बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर हम लोग जो है और भी मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बना सको। तो सिग्मा पी एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन एल हम लोग सिमिलरली हम लोग किस में देख सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं इस जो है एल्कीन के अंदर भी देखा जा सकता है। तो एल्कीन में कौन सा ऑर्बिटल? सिग्मा नो डाउट यहाँ से जाएगा, ओवरलैप करेगा सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन और कौन सा ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करेगा? तो यहाँ पे देखो, जो बेसिकली ये तो पाई ऑर्बिटल रहा, तो पाई तो फील्ड है, इसके साथ तो ओवरलैप नहीं कर सकता है। ये ओवरलैप करेगा पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ में जो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? सिग्मा और पाई स्टार। पाई स्टार का फॉर्मेशन कब हुआ होगा कि ये जो पाई ऑर्बिटल फॉर्म किया है इसी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म किया होगा। और चूंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रहा है कि एक फील्ड ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर, यही चीज देखने को मिल रहा है वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में। तो ये रहा फील्ड ऑर्बिटल सिग्मा और पाई स्टार विल बी वैकेंट। तो अब वैसे ही अगर हम लोग इसमें देखें कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, तो क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर ये चीज है कि ये सिग्मा और ये हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है जेईई मेंस या एडवांस में इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लें। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, वंस अगेन आपके सामने देख लो आप, स्ट्रक्चर दे हैव गिवन, स्ट्रक्चर में आपसे मेंशन किया गया है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो इफेक्ट, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर डिलोकलाइज करेगा और साथ में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट आप केस देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट केस आप देखिए, तो नेक्स्ट केस में आप ऑक्सीजन दिस वन पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, इसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी। बट इसके रिस्पेक्ट में चूंकि यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बैक बॉन्डिंग प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन, सिमिलरली 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बैक बॉन्ड, एक केस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट केस देखो आप, तो पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, नो बैक बॉन्डिंग। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, बैक बॉन्डिंग प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि फर्स्ट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, फॉलोड बाई 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस बैक बॉन्डिंग, यानी कि थर्ड के बाद आपका जाएगा सेकेंड के बाद जाएगा जो आपका फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट वन? ठीक है, विच बोला गया था कि फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 भी देखते चलते हैं। यहीं पे 27 के अंदर बोला गया कि द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वंस अगेन आप कौन सा अप्लाई करोगे? क्या कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्टेट रूल जो है, ये न्यूट्रल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप केस देखो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, डायरेक्टली हम लोग जा सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, इस एक दूसरे को अनस्टेबल करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को, सेम चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन कम है तो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करेंगे। देन बी में देखा जाए तो बी के केस में आपको पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव है, तो यानी कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा। सी के केस में भी वही है और डी के केस में भी वही चीज़ है। और जो है अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना चाहोगे वो भी निकाल सकते हो बाई अप्लाइंग द कॉन्स रूल। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्टेट न्यूट्रल जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो कि चार्ज होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड देन सेपरेशन, यानी कि वी कैन गो विथ
फॉर क्वेश्चन नंबर 27 वी कैन गो विद ऑप्शन ए। 28 भी किया जा सकता है, ठीक है। 28 को हम लोग जो है डिटेल कर देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा। तो 27 आप देख लो, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इस केस में पूछा गया है कि व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट द गैसेज रिलीज रिस्पेक्टिवली, कौन कौन से गैसेज रिलीज होंगी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये जाता है कि ए भी जब भी हम लोग एक स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस के बीच में रिएक्शन करते हैं, ये फिजिबल होता है कि ये वीक एसिड और वीक बेस को जनरेट करे, ठीक है। ये रिएक्शन फिजिबल माना जाता है, जिसमें कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड वीक बेस जनरेट करे। तो यहाँ पे क्या केस है, आप देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि ये रहा SO3H सोडियम बाइकार्बोनेट, मिस देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट को रिप्लेस कर सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे रिएक्शन में कैसे होगा, रिएक्शन ये होगा कि ये बनाएगा सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट H2CO3 जो कि अनस्टेबल होता है और ये जनरेट कर देगा CO2 + H2, ये चीज होगा। तो CO2 गैस रिलीज होगा। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस वीक एसिड, मींस वीक है तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर उसको वहां से रिप्लेस कर देगा। सिंपल सी कहानी है कि स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी फिजिबल। सिमिलरली हम लोग जो है यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाएगा और जो OH है ये फिनॉल अगर रहता तो ये रिएक्शन नहीं होता फिनॉल के केस में, लेकिन चूंकि नाइट्रो ग्रुप है जिसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और ये रिएक्ट कर जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे ये बना लेगा H2CO3। ध्यान रहे H2CO3 जब वीक एसिड, यहाँ पे ये वीक एसिड है तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड वीक एसिड को इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया, वंस अगेन ये CO2 और H2O रिलीज कर देगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे CO2 और H2O। CO2 गैस हम लोग को चाहिए, तो दोनों के केस में CO2 और CO2 गैस मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 29 के केस में बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन व्हेन 4-methyl बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज हाइड्रोलाइज्ड विद द एक्सेस ऑफ सोडियम एसीटेट। वंस अगेन सेम कहानी, क्या स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। ये रहा हमारा 4-methyl बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज रिएक्टेड विथ सोडियम एसीटेट CH3CONA, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्गर एसिड विल रिप्लेस वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है, इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर जाए। तो ये हम लोग को पता है कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एसिटिक एसिड से, तो क्या बना लेगा ये रिएक्शन के दौरान ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहे कि इंपॉर्टेंट है, आपको जो है मॉड्यूल के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वही सेम कहानी बेस के लिए भी एप्लीकेबल है कि स्ट्रॉन्गर बेस रिप्लेस वीकर बेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यहाँ पे भी वही कहानी है, इस तरीके से ये बना लेगा CH3COH। तो देख सकते हो ये वीक एसिड है, मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ वीक एसिड है, और ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेस ऑफ वीक एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, क्लियरली वी कैन गो विथ विच ऑप्शन, देख सकते हो आप सोडियम सल्फोनेट फॉर्म कर रहा है, साथ में एसिटिक एसिड बन रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे लेक्चर। यहाँ बोला गया कि 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लिस्ट स्टेबल, ठीक है। तो आप देख लो इसमें कि 1-methoxy 1,3, ठीक है, 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये चीज है। तो बोला गया है कि विच इज गोइंग टू बी द लिस्ट स्टेबल। तो लिस्ट स्टेबल में देखो आप फर्स्ट वाले केस में देखो, तो फर्स्ट वाले केस में क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बी देखो आप, मतलब स्टेबल है अगर रिलेटिवली देखा जाए, बी का देखा जाए तो बी में ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है, ए में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। देन सी आप देखो तो सी में जो है कार्बन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, डी में भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यानी कि ए और सी में से कुछ हो सकता है। अब ए और सी को ध्यान से आप देखो, मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। ए और सी में आप क्या देखोगे कि सी ऑप्शन में अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं CH पॉजिटिव और यहाँ पे CH नेगेटिव, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, राइट, ये दो सेम चार्जेस मान के चलो कि ये लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लोज है जो कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे लेस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 30 के केस में ऑप्शन सी विल बी
करेक्ट वन पूछा गया कि विच इज गोइंग टू बी द लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एमॉन्ग, कौन सा अप्लाई कर सकते हो, कौन सा अप्लाई करके आप जो है देख सकते हो। ध्यान है कि आप लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही ट्रीट करोगे, तो सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30।